हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल इंग्लिश सिलेबस बताने जा रहा हूँ विद डिटेल वाइज। तो गाइस आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा क्रूशियल साबित होगी, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके पास एक भी डाउट नहीं बचेगा सीजीएल एग्जाम से रिगार्डिंग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट पोर्शन पे, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, अपना फर्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इससे रिगार्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं बेसिकली हम कवर अप करते हैं। पहले है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो एक पैसेज आ जाता है, उसके बेसिस पे ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फ्रॉम पैसेज। तो क्या होता है कि एक पैसेज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स की बात करूं, तो वहां पर एक पैसेज होता है, लेकिन उसको क्या नाम दे दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है क्लोज टेस्ट का। हालांकि वो थोड़ा इजी होता है, बट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो क्लोज टेस्ट होता है वो थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू द सीजीएल एग्जाम, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम होता है वो होता है ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम होता है। वहीं अगर मैं बात करूं एमटीएस का एग्जाम, वो सिर्फ 10th बेस का एग्जाम होता है। हालांकि वो भी इजी नहीं होता, मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ किसी का, बट मैं सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ कि जो पैसेज आता है वो हालांकि एमटीएस एग्जाम्स में भी आता है, और जो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम होता है सीजीएल के एग्जाम्स में भी आता है। बट जो डिफरेंट रहता है वो रहता है सिर्फ जो पैसेज सीजीएल के एग्जाम्स में आता है वो टफ आता है एज कंपेयर टू द सीजीएल एमटीएस एग्जाम। तो उसमें क्या होता है, जो पैसेज होता है उसी के बेसिस पे आपको एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें से आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाता है, या फिर उसी वर्ड का एंटो पूछ लिया जाता है उसी पैसेज में दिया हुआ कोई भी एक वर्ड को। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आगे जानेंगे। थर्ड है आपका क्लोज कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन। तो क्लोज कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन ये वही हो गया। फोर्थ आपका थीम एंड टाइटल बेस्ड क्वेश्चन। थीम एंड टाइटल बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक जो पैसेज होता है उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो पैसेज में बात चल रही है कि इसमें किस विषय के बारे में बात हो रही है, या फिर क्या मेन इशू हो रहा है इस टॉपिक में। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज आता है जो कि आप अगर मैं नाम दूं तो वो अनसीन पैसेज आता है बेसिकली, जो आपके 10th एंड 12th के एग्जाम्स में भी होता है। अनसीन पैसेज, देखिए नाम चेंज हो जाता है, हालांकि वो सारी चीजें सेम ही रहती है। स्कूल में उसको अनसीन पैसेज बोल दिया जाता था, एमटीएस एग्जाम में पैसेज ही आता लेकिन उसका नाम क्लोज टेस्ट रख दिया जाता है। ठीक है, और जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते तो उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, सेकंड आपका वोकैबुलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में इसको बोलूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वोकैब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन एवरी एग्जाम। देखिए वोकैबुलरीज में क्या क्या आ जाता है, एंटो साइनो पूछ लिया जाता है। एंटो मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, एंड सिनोनियम्स मतलब होता है सिमिलर वर्ड। ठीक है, इसमें से आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे भी पूछ लिए जाते हैं। फोर्थ है आपका फ्रेजल वर्ब्स भी पूछ ली जाती है। फिफ्थ है आपका स्पेलिंग्स करेक्शन। तो ये सारे जो सब पॉइंट्स थे वोकैबुलरी के अंदर ही आते हैं, इसके सब पॉइंट्स हो गए ये सारे, एंटोसिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड स्पेलिंग एंड करेक्शन। तो इसमें आपको फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग दे दी जा सकती है, या फिर फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग दे दी जाती है। ये भी सारा वोकैबुलरी के अंदर ही आता है। थर्ड है आपका ग्रामर। देखिए ग्रामर भी बहुत मेन है, मतलब कि मैं तो कहूँगा ये जो किसी भी एग्जाम्स का जो आधार होता है ना, एक बेस होता है, वो पूरी ग्रामर के ही इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि यही ग्रामर ही ऐसी है जो एक बेस तैयार करती है किसी भी स्टूडेंट का। अगर आपने ग्रामर में ये सारे टॉपिक कवर कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट 25 मार्क्स में से अराउंड अराउंड मान के लिए 20 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं इसी के आधार पर। तो ग्रामर आपको अच्छे से करनी होती है, एक एक टॉपिक, एक एक चीज को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं, देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो है गाइस पॉइंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के।
देखिए नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको ये सारी चीज़ें जाननी होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ती है एग्जाम्स के लिए। और मैं कहूँगा कि जब भी आप ये सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं तो आपको ऊपर ऊपर से ही नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि देखिए नाउन लगता तो है इजी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड, है ना। ये इजी तो लगते हैं, बट जब हम उसके डेप्थ में जाते रहते हैं तब वो थोड़ा क्रिटिकल बनता चला जाता है, और जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ही डीप से ही आपके क्वेश्चन पूछता है इनमें से। बट अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से कर लेते हो, चाहे वो नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, एडजेक्टिव का हो, वर्ब का हो, टेंस का हो, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट का हो, वॉइस का हो, नरेशन का हो, आर्टिकल्स का हो, प्रेपोजिशन का हो, कंजक्शंस का हो, एडवर्ब्स का हो, एरर डिटेक्शन का हो, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपको 20 क्वेश्चंस करेक्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे, दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला आपका पैराजम्बल्ड वर्ड होते हैं कि कोई भी सेंटेंस है उसको इस तरीके से बना दिया जाता है कि वो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं उसमें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिगार्डिंग गलत तरीके से वो लिखा जाता है, आपको उसको रीअरेंजमेंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। गलत सेंटेंस को आपको ग्रामेटिकल लगा के या फिर मेन वर्ब लगा के, हेल्पिंग वर्ब लगा के उसको ठीक से लिखना पड़ता है। और यही कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आता है सिंगल एंड डबल्स। फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब कि कहाँ पर प्लूरल वर्ड यूज होगा, किस चीज के लिए सिंगुलर वर्ड यूज होगा, आपको ये सारी चीजें सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। अब है जो आपका क्लोज टेस्ट, मैंने बता ही दिया था। सेंटेंस करेक्शन, यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट करने के लिए बोला जाता है। ये सारे इसी के सब पॉइंट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर के, आप चाहे उसे पैराजम्बल्ड कह लो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह लो, या फिर उसको सेंटेंस करेक्शन कह लो, ये सारे इसी के सब पॉइंट्स है। किसके? ये है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के। अब फिफ्थ जो पॉइंट है आपका वो है टीयर वाइज फोकस। देखिए टीयर वाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसमें दो टीयर होते हैं। पहला टीयर होता है आपका, सेकंड में आपका मेंस होता है, ठीक है। तो इसमें टीयर वाइज देखिए कैसे, टीयर वन में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आते हैं जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। टीयर टू में क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके 135 मार्क्स के होते हैं, और जिसमें आपको एडवांस वोकैबलरी आती है, मतलब कि थोड़ी टफ लेवल की वोकैबलरी पूछी जाती है, एंड ग्रामर भी थोड़ी डेप्थ लेवल की पूछी जाती है। तो ये मान सकते हैं कि जो क्या होता है ना कि सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसमें जब आपका टीयर फर्स्ट होता है तो उसमें जो ग्रामर का पोर्शन होता है या फिर वोकैबलरी होती है वो थोड़ी सी इजी आती है, मतलब कि इतनी भी इजी नहीं आती, हालांकि थोड़ी सी इजी आती है। बट जब टीयर टू होता है तो उसमें थोड़ा डेप्थ लेवल का पूछा जाता है, बेहद ज़्यादा टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था गाइस के कंप्लीट सिलेबस एसएससी सीजीएल का, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ये सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको कवर करने हैं, नाउन से लेके सेंटेंस इंप्रूवमेंट तक। और ये मान के चलो आपके, अगर आप अच्छे से करते हो तो ये मान के चलो 4 to 6 मंथ्स में इजीली कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी अच्छी है। देखिए किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना गाइस, वो होती है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होता कि किसी दिन आपने 12 आवर्स पढ़ लिए और किसी दिन आपने 6 आवर्स पढ़ लिए, किसी दिन आपने 4 आवर्स पढ़ लिए, किसी दिन आपने 2 आवर्स पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है बेहद ज़्यादा गलत होती है, ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं होती। आप बेसिक दिन में इंग्लिश को अगर 2.5 आवर्स भी देते हो तो बट आपको डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन तो 6 आवर्स पढ़ लेते हैं, एक दिन 8 आवर्स पढ़ लेते हैं, एक दिन 1 आवर्स पढ़ते हैं, या फिर एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ऐसे सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो आप चाहे दिन में 3 आवर्स पढ़ो, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलरली आपको 3 आवर्स फिर देने ही होंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी नहीं जाएगा। थैंक यू एवरीवन।